नमस्कार, सभी को नमस्कार। लिख डालिए। हाँ। भैया यहाँ एक हैप्पीनेस में हमने बुकलेट में एक स्टोरी है बड़ा आदमी, वो बिल्कुल सटीक बैठती है कि अभी हम बड़ा आदमी मानते किसको हैं, तो जो कुछ चल रहा है उसी को बड़ा आदमी मानते हैं, और जबकि बनना है बढ़िया आदमी। हाँ, अब बढ़िया आदमी संवेदनशीलता पे परिभाषित है कि संज्ञानशीलता पे, वो चेक करना पड़ेगा। तो बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बोलना है? बोले दुनिया में तो बड़ा ही बढ़िया होता है। ये समझ में तो आ रही है कि सुविधा जीना नहीं है या जीने में शिक्षित, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षित या शिक्षा, संवेदनशीलता एक माध्यम है जीने की ओर अग्रसर होने का। शिक्षा सिर्फ हम नॉलेज इस चीज से बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा का जब भी बात करते हैं स्किल और वैल्यू की भी बात करते हैं, और जब हम वो वैल्यू जिस चीज की बात कर रहे हैं वो शिक्षा में, और वो वैल्यू अगर सस्टेन कर जाए तो हम जीने की ओर प्रकृति उसमें परिवर्तित हो जाए। ये अगर लगाना पड़ता है, यही मुश्किल है। हम अभी तक शिक्षा को नॉलेज और इंफॉर्मेशन इसलिए वहां तक पहुंचते नहीं, केवल हमारी ये अपेक्षाएं हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते, हम तो सबको बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर है इसमें, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज पावर। ये नॉलेज इज पावर जो कि एप्लीकेशन में ला सके हम। अल्टीमेटली हमारा एम तो है ना, लेकिन जो एम है, इसलिए बोल रहा हूँ शिक्षा भी। इसलिए अभी जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा के लक्ष्य को ही नहीं पहचाना गया। तो शिक्षा जीने के लिए है, शिक्षा जिंदा रहने के लिए है। अभी तो हम जिंदा रहने वाली शिक्षा भी ठीक से नहीं दे पा रहे, इसलिए स्किल डेवलपमेंट और स्किल, नेशनल स्किल मिशन और क्या क्या तमाम स्किल को लेके इतना हल्ला कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उसमें बोल रहे हैं कि 94% लोग स्किलफुल हैं। कि हमारे यहाँ जो ढांचा हमने बनाया है उसमें 4% लोग स्किलफुल हैं एजुकेशनली। तो हमारी एजुकेशन केवल BA MA कराने पे जोर दे रही है, जिसका प्रैक्टिकली जिंदगी में कोई खास मीनिंग नहीं है। जॉब नहीं मिले तो हम किसी काम के नहीं है, और जॉब तो सबके लिए नहीं है। तो यहाँ फिर हम बात कर रहे हैं कि नहीं, स्किल देने की जरूरत है। तो अभी तो हम स्किल पे जूझ रहे हैं। सिस्टम की बात करेंगे तो समझ अभी थोड़ी और आगे की बात है। तो इसको पूरा एंड टू एंड देखा जाए, फिर अपन डेप्थ में बात कर सकते हैं। आगे बढ़े तो एक बार शांति से लिख डालिए, कल से अभी तक की चर्चा में अपने लिए क्या निष्कर्ष आया। मैं खुद के बारे क्या मानता था, क्या सामने आया है, उसमें मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, और आगे के लिए मेरे लिए क्या रास्ता बनता है। इस रोशनी में अपने लिए निष्कर्ष ले पाना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लोकेशन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो आगे की यात्रा शुरू करें। कोई अंतर्विरोध आपके मन में है तो वो भी लिख लीजिए। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो और आप जो समझ रहे हैं, दोनों के बीच में कोई गैप हो ही सकता है, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी हैं। तो उनको लिख लीजिए, आने वाले 6 दिन में वो एड्रेस करेंगे। कि जैसे आपने बताया कि एक बार अगर संज्ञानशीलता आ जाएगी समाज में तो 2 देशों में युद्ध भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक तो है। जैसे अगर हम गीता की बात करें, उसकी जो रचना हुई उसके अंदर कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, और तब ये निकल के आया, उसमें अर्जुनास ग्रीफ की बात हुई, फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई आपको लड़ना है। सो हाउ डज दैट फिट इन दिस? तो मेरे को देखो वही लगता है कि कंपैरेटिव स्टडी तभी करना ठीक है जब दोनों पे एक बार हमारा अधिकार बनता हो। मैं कुछ कहूँगा, उसमें से फिर एक नया क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए इस स्थिति में कहना उचित नहीं है। क्वेश्चन वैलिड है, लिख डालिए। देखिए, इस पूरे दर्शन की ब्यूटी ये है कि हर क्वेश्चन सामने वाले से आपको मिले इसकी जरूरत नहीं है। वो बेस अपने अंदर क्रिएट हो जाएगा कि आंसर इवॉल्व होगा। ज़्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन आप एक काम करते जाइए कि रात और दिन, रात को 2 बजे भी क्वेश्चन आ गया, लाइट जला के लिख के तो छोड़ ही दो, कम से कम कॉपी में तो रहे। और धीरे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। वो क्वेश्चन ठीक से एड्रेस होगा तो बिल्कुल मैं मेरी लोकेशन और मेरा डेस्टिनेशन और मेरी जर्नी बहुत प्रिसाइजली सुनिश्चित करूंगा। अभी सब धर्म धक्का में कुछ चलता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कैसे इसको एड्रेस करेंगे धीरे धीरे देखते हैं। कल से अभी तक की पूरी चर्चा से आपको अपने लिए क्या समझ में आया? सर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने जीवन के इतने सारे साल हमने सिर्फ सुविधाओं और संपन्नताओं को इकट्ठा करने में ही लगा दिया। इसमें कोई शंका नहीं। और अब जब यहाँ से हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अब महसूस होता है कि जब संसाधन कम थे तो ज़्यादा खुश थे, अब वो खुशी पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई है।
और वापस फिर उसी को ढूंढना है, क्योंकि वापस संबंधों को जीना है। क्योंकि वो जो कंपैरिजन का झंझट है ना, जो मैंने कहा, जब कोई चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमेशा वो कंपैरिजन में है। जब हमेशा वो कंपैरिजन में है, हमेशा वो ओपन एंडेड है। कितना पैसा कमाऊंगा? एंडलेस। कौन सा पद पाना है? एंडलेस। शरीर यात्रा कितनी है? सीमित। शरीर में सामर्थ्य कितनी है? सीमित। तो हमेशा लार टपकी ही है, हमेशा थकान ही है। ये बहुत स्ट्रेस देता है। इतने प्रयास करने के बाद भी कोई ठोस जमीन पैर के नीचे रखने को मिली, वो मिलती ही नहीं, हमेशा दलदल ही मिल रहा है। तो इसमें थकान पैदा होगी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ही इनकम्प्लीट है। जब हम अपने गांव परिवार में थे तो कंपैरिजन करने के लिए ज़्यादा था नहीं, तो रोजगार की कोई बात ही नहीं थी। घर में खेती होती थी, हम खेती कर लेते। मकान बनाने को झंडा इतना पहले से मकान होता था, उसमें एक कमरा और बढ़ा दिया। तो ना मकान का सोच रहे थे, ना रोजगार का सोच रहे थे। वही गांव में जो भी कुछ खुश होने के तरीके थे उसमें खुश हो लिए, अपने खा पी के काम हो गया। तो हमारे पास कंपैरिजन का कुछ नया था ही नहीं। तो वो खुश थे की बजाय दुखी होने के लिए ज़्यादा कारण नहीं था। उस समय भी झगड़े घर में होते ही थे, कोई ना कोई बात पे कम ज़्यादा होता ही था। जिन आदिवासियों को हम ये मानते हैं कि वो तो बहुत नेचुरल जीवन जीते हैं, प्रकृति में जीते हैं, वो दूसरे की गर्दन काट के थाने में ही लेके आ जाता है, मैं काट लाया हूँ, क्या सजा देना बताओ। उनके लिए सजा जो है 14 साल की नहीं है, 7 साल की है। तो गुस्सा उनको भी आता है, परिवार में उनको भी झंझट हो रहा है। हाँ, उसके पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से कितने पेड़ काटेगा, तो उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है वो जागृत है और समझदार है, वो भी नहीं है। हम भी जागृत और समझदार हो गए, ऐसा नहीं है, पर हमारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। मैं एक रात में पूरा जंगल उड़ा सकता हूँ, मेरी ताकत वो है जब मशीन आ गई मेरे पास। तो बेसिकली पढ़ने लिखने से हमारा लॉजिक बढ़ा है, हमारी मेमोरी बढ़ी है, उससे हमने मशीन डिजाइन किया है, उससे हमने सुविधा का संसार बेहतर कर लिया। आज हमारे आराम से जीने खाने का काम काफी हद तक आसान हो गया। लेकिन इसके साथ में चूंकि अगला वाला पार्ट अभी मिसिंग है, इसलिए लौट लौट के कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही हैं जो आप बोल रहे हो। तो ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि मैं स्वयं एक संवेदनशील हूँ, लेकिन स्थिर भाव नहीं है संवेदनशील। हाँ, देखो ये ईमानदारी की बात ये है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन 6 दिनों के लिए अपने लिए बहुत कठोर हो जाओ। मुझको उम्मीद नहीं थी कि आपके शिविर में इतना पार्टिसिपेशन आएगा, क्योंकि जब आप एक डिपार्टमेंट से आते हो ना, तो आप पहले से ही बोल दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सामाजिक शिविर में हमको करने में अलग तरह का मजा भी आता है, अलग तरह का उसमें वाइब्रेशन भी आता है, क्योंकि सबको ये संकोच नहीं होता है कि मैं अपने बारे में, तो सब अपनी जिंदगी फ्लोर पे लेके आते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत दिन बाद एक सरकारी शिविर में जिस तरह से आप बहुत खुल के बात कर रहे हो, ये बहुत स्वागती है। और एंटाइटलमेंट तो वैसे ठीक कर लिया, ऐसी थोड़ी आया यार, इतनी मेहनत करी है 2-3 साल। काल और परिस्थिति ऐसे ही हो कभी कभी आते हैं जो संवेदनहीन भी बना देते हैं। बहुत बढ़िया। संज्ञानशीलता अभी मैं जानता नहीं हूँ, वो अंधकार में है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर। बहुत बढ़िया। देखिए ये ईमानदारी की, उन्होंने अच्छी एक पॉइंट जो बोला कि संवेदनशीलता में रहता हूं, लेकिन संवेदनशीलता की भी कब वो खिसक जाएगी नहीं मालूम। तो ये जो पार्ट हमारे पास है, तो मैं भी ऐसा हूं और मेरे आसपास का माहौल भी ऐसा है। इस माहौल में कैसे हम इवॉल्व करें, ये काम की बात है। और जो आपने कहा शब्द से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट। ये चर्चा जब आगे बढ़ रही थी, तो अगर मैं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसको देख रही थी, तो जो यहाँ पर ये डायग्राम आपने बनाया था जो आउटपुट का था, मुझे लग रहा था कि इसमें जो ये शिक्षक वाला पार्ट है, जो शिक्षक का सपोर्ट है, मुझे लगता है वहां पर मैं गलती पर हूँ। ये मैंने रियलाइज किया, क्योंकि हम उन्हीं चीजों पर चल रहे हैं, उपदेश मानना। तुम्हें बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए, शब्द खत्म। चाहिए, हम हमेशा उनसे चाहते हैं। हम उन्हें नेचुरल नहीं ग्रो करने दे रहे हैं, हम उनसे चाह रहे हैं। वो चाहना ही उनके जो विकास में बाधा बन रहा है। ये मैं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से बता रही हूँ। अगर मैं पर्सनली यहाँ पर इस पूरी चर्चा के बाद अपने आप को देखूँ, तो जब भाव और विचार की बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं संज्ञानशीलता की तरफ हूँ, क्योंकि जो भी मेरी स्थिति है, जो भी मेरे पास है, मैं उसमें खुश हूँ और मैं स्वीकार्य है वो चीज मुझे। लेकिन उसमें अगला पॉइंट था परिवार, लेकिन वो स्वीकार्यता मेरे परिवार में नहीं आ रही है। जो चीज जिस चीज से मैं खुश हूँ, जो चीज मुझे स्वीकार्य है, वो मेरे परिवार वालों को स्वीकार्य और नहीं मैं है, उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं उसे मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे क्लियर हो गया कि मैं संज्ञानशील तो नहीं हूँ। शानदार। ये इतना क्लियरली आप आना, मेरे पास कोई चीज है मतलब मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है मतलब मेरे पास नहीं है, खत्म। तो अभी बस मेरी इस चर्चा से यही है कि अगर संज्ञानशीलता जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तब मैं उसको आपको जल्दी पकड़ में आए। जिनकी कोई पूर्व तैयारी है, यदि आपकी कोई पूर्व तैयारी है, वही चीज आपको जल्दी। एक ही क्लास में टीचर तो एक ही होता है,
जिनकी कोई पूर्व तैयारी होती है वो जल्दी पकड़ते हैं, कुछ थोड़ा देर से पकड़ते हैं। मुझे बस ये लगता है कि अगर मैं खुश हूँ तो और मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं अपने आप को संवेदनशील कैटेगरी में डालूंगी, लेकिन मैं उन्हें खुश नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो मेरी सोच है, जो मुझे खुश कर रही है, वो उनको खुश नहीं कर रही है। और कभी कभी अपनी सही सोच पे भी शंका हो जाती है। नहीं सर, मुझे नहीं है। नहीं होती है, अच्छी बात है। मैं तो मेरा कहना चाहता हूँ, मैं 6 महीने उस दौर से गुजरा जहां मैं ये स्वीकार लिया कि मेरा कोई मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हाँ जी। सर, जो बात आपने कही कि क्या पकड़ में आ रही है बात, हाँ। तो जिंदा रहने के जो प्रक्रम हैं उस पे चिंतन मनन तो करते ही रहते थे, और ये भी बात सच है कि कहीं ना कहीं मन से इस बात की स्वीकार्यता थी कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में नहीं हैं, ना जिंदगी के लेवल पर हैं और ना शिक्षा के स्तर पर हैं, क्योंकि उस शिक्षा को भी जांचने की आवश्यकता है कि क्या वो शिक्षा हमें सुखी कर पा रही है। ये प्रश्न मुझे बहुत दिन से उद्वेलित कर रहा है। ठीक है, अब सर, क्योंकि जब आपने बताया कि संवेदनशीलता के बाद भी जब हमें संज्ञानशीलता या नया ज्ञान मिल रहा है जो समाधान दे पाएगा, तो इसका प्रथम सोपान है स्वयं पर काम करना। स्वयं में 2 बातें आ रही हैं, एक समाधान सहित और स्वयं के प्रति विश्वास। तो मैं समाधान सहित जीने की तरफ प्रयत्न करूंगा और स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। इसके साथ ही इन दोनों चीजों को और गहराई से समझने का प्रयत्न करूंगा। शानदार। थैंक यू सर। जैसे जब विश्लेषण किया संज्ञानशीलता की और बाकी विशेषताओं का, तो मुझे ये लगा कि पहले मैंने एक प्रश्न रखा, फिर मुझे लगा कि शायद कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं शिकायत मुक्त मैं अपने आप को खुद को बना सकती हूँ, अभाव मुक्ति के बारे में भी सोच सकती हूँ, और थोड़ी ज़्यादा कोशिश करके भूत भविष्य वर्तमान की शिकायतों को भी कहीं मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन मेरे को ये लगा कि भाव विचार को हमेशा निरपेक्ष रूप से सुखदायी बनाए रखना शायद मेरे लिए असंभव ही होगा जीवन भर में। और मैंने ये मतलब दुख हो रहा है जानते हुए कि शायद इस जीवन में संज्ञानशील हो नहीं पाऊंगी, और बल्कि अब तो मुझे लग रहा है क्या मैं संवेदनशील भी हूँ कि नहीं पूरी तरह। जो मेरा प्रश्न जिसके लिए मैं खड़ी हुई हूँ आपसे या सुधीजनों से जानने के लिए इतने सबके बीच, कि मैं सिर्फ एक परिवार की नहीं हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। परिवार के रूप में शायद मेरी इन कमियों के साथ जीवन चली जाएगा, कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो जब एक टीचर के रूप में मैं देख रही हूँ कि मैं संज्ञानशील स्वयं नहीं हूँ, और मैं आपकी सारी परिभाषाओं से ये समझ गई हूँ कि संज्ञानशील होना या मानव लक्ष्य होना बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए कितना ज़रूरी है। तो सिर्फ मैं अपने विद्यार्थियों को किस तरह से एक संज्ञानशीलता की तरफ प्रेरित कर सकूं, उनमें संज्ञानशीलता का बीजारोपण कर सकूं, जबकि मैं खुद ये फील कर रही हूँ कि मैं संज्ञानशील पूरी तरह तो शायद हो ही नहीं पाऊंगी। मैं थोड़ा जानना चाहूंगी सर इस बारे में। 6 दिन बाकी हैं। ठीक है सर। सर, ऐसा लगता है जो ये रक्तदान है, नेत्रदान है या देहदान है, ये भी संवेदनशीलता में ही सब होगा। संवेदनशीलता। तो ये संज्ञानशीलता तो ऐसा लग रहा है अंधेरे कमरे में काली बिल्ली पकड़नी है, अभी पकड़ाएंगे ना तो थोड़ी खिड़की अभी खोलो। 6 दिन बचे हैं। हाँ, आज तो एक ही दिन तो गुजरा है। तो ये देखो, थोड़ी- इतना अच्छा ये है कि आपने एक एक करके निचोड़ लिया है। सर, इसमें मुझे भी यही लगा, अब तक मैं भी ये समझ रही थी कि मैं जीना आता है, मैं जी रही हूँ, जिंदा नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से वो चीज़ें क्लियर हुई, तो अभी तो जीना सीखना है। और संवेदनशील में भी मुझे बहुत बार होता था कि किसी के प्रति कुछ संवेदनाएं आई, और अगर मैंने कुछ कर दिया तो मुझे लगता था हो गया, और बहुत बार तो वो भी मन में ही रह जाता था, बस सोच पाती थी कि काश मैं कुछ कर पाती। एक तो यही दायरा हमारा चेंज हो गया है कि हमें अभी जीना सीखना है, और तभी हम आगे औरों को बता पाएंगे। दूसरा एक और कि कल आपने बात की थी कि विचार, जो हम प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, कि किस तरीके से घटनाएं का समाधान ना होना समस्या है, वो मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। और मेरा ये प्रश्न कल पूछना था, मुझे खुद ही आंसर मिल गया, और शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं समाधान खुद ही ढूंढने की कोशिश करूँगी। ये मेरी अचीवमेंट है अभी तक की। देखो, बैठे बैठे लड्डू फूटता है ना, ये ऐसा काम है जिसमें वो लड्डू फूटता ही रहता है। अच्छा ये समझ में आया, अच्छा ये समझ में आया, अच्छा है तो मजा आ गया। और कई बार आपको अपनी काली दीवारें भी दिखाई देंगी, जिसको आप अपने आप को आप बहुत कुछ माने हुए थे, वो दीवारें भी गिरती हुई दिखाई देंगी, और ये आपको अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमारे पास रास्ता होता है तो हम चाहते ही हैं कि यार जितनी फालतू दीवारें हैं सब गिर जाएं, और मैं तो जिंदगी चाहता हूँ। संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता का जो प्रोसेस है,
इज इट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? मतलब एक आदमी हाँ। एक बार संज्ञानशील शीलता को हो, पा गया तो ये Then- इरिवर्सिबल है अनंत काल के लिए। कोई बड़ी बात है, लेकिन काम की बात है और हमारी जरूरत है। सर मुझे ये कहना है कि अभी का जो मेरा करंट लोकेशन है वो जिंदा रहना है, डेस्टिनेशन जीना है। जब मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है तो संवेदनशीलता तक पहुंच जाती हूँ, मोटिवेशन डाउन हो जाता है शानदार सब- यार, इतना अच्छा सब- बोल रहे हो आप लोग, मैं तो चमत्कृत हूँ। संवेदनहीनता की तरफ वापस चली जाती हूँ। बट कोशिश वही करने की जो स्टेशनरी है उसको अचीव कैसे किया जाए। मैं सर ये कह रहा था कि कभी कभी सर क्या होता है कि जिस तरह के रोल हमें अदा करनी पड़ रही है सभी को, एक जगह हम संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं, हाँ। वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी टीचर का सीसीएल कहते हैं नहीं मैडम अभी नहीं दे सकते, अभी क्लास सफर करेगा, बच्चे के प्रति तो संवेदनशीलता है, लेकिन उस टीचर कहता है बड़ा संवेदनहीन व्यक्ति है। क्या प्रॉब्लम मालूम है? तो ये जो सर ऐसी परिस्थितियों में हम लोग ये- बहुत बार पढ़ते हैं सर, क्या करें बिल्कुल, इसका? देखो घर में ही होता है, सब जगह होता है, अपने खुद के अंदर भी होता है। इसका एक ही मतलब है, जब तक लक्ष्य साम्यता नहीं होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, बारिश पड़ गई और किसान की फसल डूब गई, तो किसी को लगता है ओहो क्या मजा आ गया, बारिश हो गई। किसान को लगता है कि हाय बारिश हो गई। लेकिन यदि दोनों को एक समझ होगी तो क्या होगा? तो यदि किसान को भी समझ होगी और दूसरे को भी समझ होगी तो ये समझेगा कि बारिश होना धरती के लिए आवश्यक है, आगे पानी मिलता रहे इसके लिए बारिश होना आवश्यक है। यदि मेरा छोटा नुकसान भी हो जाए तो भी मेरे को हमेशा बने रहने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए बारिश का स्वागत है। तो जब हमारा कैनवस बड़ा हो जाता है, वो जो फल दिखने लगता है, तो प्रक्रिया हमारे लिए एडजस्टेबल हो जाता है। यदि टीचर को भी वो फल दिखाई देता है, प्रिंसिपल को भी वो फल दिखाई देता है, डायरेक्टर को भी वो फल दिखाई देता है, हम सब यदि एक पेज पे आ जाते हैं तो हम मित्रवत एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाएंगे। ना ये पदों की दूरियां होंगी, ना ये आपस के ईगो होंगे, ना ये झंझट होंगे, है ना। हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो पाएंगे और काम करने का ज्यादा मजा आएगा। फिर तृप्ति तो उस आउटपुट की है, वो जो आउटपुट, जब आउटपुट नहीं है तो अपने अहंकारों से तृप्ति है, अपने पदों से तृप्ति है, या फिर अब और भी कुछ नहीं होगा तो टीचर और भी कुछ नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देगा। भाई यदि और कहीं से इनकम नहीं आ रही है या अपने को ज्यादा पैसा चाहिए, हम कुछ और ट्यूशन शुरू कर देंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देंगे, कुछ और धंधा शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली अपनी तृप्ति पाने के लिए जिसको जो महत्वपूर्ण लगता है वो उसके लिए कोशिश करेगा ही, वो रुकेगा नहीं। तो इस पॉइंट में क्या निकला? जब तक लक्ष्य साम्यता नहीं है, लक्ष्य साम्यता देना कहाँ पे होगा? वो जॉब में जाके नहीं होगा। वो जो 20 साल हमने बच्चे के साथ मेहनत की थी, दुनिया का हर व्यक्ति एक मानव है ही, किसी परिवार में पैदा ही हुआ है, किसी समाज में जीता ही है, सांस लेता ही है। इसका मतलब है ये सब कुछ ठीक हो कि नहीं हो। मैं चाहता हूं सब कुछ ठीक हो। ठीक करने मंगल ग्रह के लोग आएंगे कि हमको करना होगा? हमको करना होगा। हमको करना होगा तो इसका मतलब है मानव लक्ष्य के रूप में सभी मानव में समझदारी आ जाए तो कल को मेरे घर में कोई बेटी आएगी, वो समझदार नहीं होगी तो घर की ऐसी तैसी होगी। इसका मतलब है मेरा बेटा ठीक नहीं है, किसी की जिंदगी खराब करेगा। इसका मतलब है कि सभी मानव का समाधानित होना मेरे लिए भी जरूरत है, सभी के लिए जरूरत है। सभी परिवार का समृद्ध होना, समाज का भय से मुक्त होना, ये मेरा लक्ष्य है। इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य क्या था? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ और करना है। वो लक्ष्य कहाँ चला गया? इसमें वो लक्ष्य इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? शामिल है। कहाँ शामिल है? समृद्धि में शामिल है, संवेदनशीलता में शामिल है, समाज की व्यवस्था में शामिल है। वो जो सभी जगह शामिल हो गया। तो जो हम सोच रहे हैं अब उससे बड़ा सोच रहे हैं कि उससे छोटा सोच रहे हैं? उससे बहुत बड़ा सोच रहे हैं। तनख्वाह की बात सोची थी, अब मनख्वाह भी सोच रहे। साधनों की कमी होने के बाद भी परिवार शिकायत मुक्त हो सकते हैं और संवेदनशीलता पूर्वक धीरे धीरे जिंदा रहने से जीने की तरफ जा सकते हैं। भाई जी, मैं जैसे दिल्ली से आता हूँ, गुड़गांव नज़दीक लगता है, तो एक रियल जो है घटना या एक व्यक्तित्व की मैं बात करना चाहूँगा। पटवारी थे गुड़गांव में, तो उनका एक विचार, जैसे हम जानते थे उनको, तो कहते थे भाई मैं जो है ना, जो किसान आता है या गरीब तबका आता है, मैं उनसे कभी कुछ नहीं लेता, बल्कि आता है ताऊ बैठो चाय पियो, उनका जो काम होता है मैं कर देता हूँ। लेकिन कहते हैं जब कोई आता था, डीलर आता था, प्रॉपर्टी डीलर, या जो है, क्योंकि आज से पुरानी बात है, 10 साल पहले जब प्रॉपर्टी का काफ़ी काम चला था, तो एक छोटे से काम के लिए लाखों रुपए की
रिश्वत आ जाती थी। वो लेते थे, मतलब उनका काम करने के लिए उनको अपने समय बचाना होता था, और उन कामों से वो जो सामाजिक जिसको काम कह सकते थे कि वे उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई धार्मिक रूप से, या उन्होंने बहुत सारे जो है कोई ऐसे फंक्शन भी किए जिनमें उन्होंने खूनदान का कराया, ऐसे वो सारे का। तो संवेदनशील व्यक्ति रह के रिश्वत ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जो है ना उन गरीब लोगों से नहीं, और गरीब लोग जो गांव के बुजुर्ग जो थे, बहुत सारे गांव से वो लगते थे, सब कहते हैं ये वाला पटवारिया बड़ा अच्छा है, तो उसकी बड़ाई भी हो रही है, वो काम भी कर रहा है। लेकिन वो एक चीज है जिसको हमें लगता है कि वो रिश्वत लेता है, लेकिन उन लोगों से लेता है, और वो जो देने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यार अच्छा हमारा काम हो जाता, हमें कम समय लगता है सिस्टम को समझने में। तो वो व्यक्ति को हम किस तरह से डिफाइन करें, उसको क्या एक आदर्श के रूप में करें, किस तरह से? देखिए, सच्चाई तो ये है, साध्य तक पहुंचने के लिए यदि साधन पवित्र नहीं होगा तो आज कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी परंपरा नहीं बनेगी। सारे लोग ऐसे करना शुरू करेंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? जब भी किसी चीज के सही और गलत का फैसला करना है तो उसको सार्वभौमता में मल्टीप्लाई कर दो। सारे लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा? तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम जीना चाहते हैं। जीना कब होता है? जब मैं समस्याओं के साथ होता हूं कि जब मैं समाधान के साथ होता हूं? मैं प्रश्नों के साथ होता हूं कि मैं उत्तर के साथ होता हूं? और उत्तर बताने के लिए होते हैं कि कई बार मेरे उत्तर दूसरों के लिए प्रैक्टिसेबल होते हैं, मेरे लिए प्रैक्टिसेबल नहीं होते, मेरे लिए काम नहीं करता है, तो प्रैक्टिसेबल हो। एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। और सारी दुनिया के सारे लोगों के क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? तो गिना ही नहीं जा सकता, तो बात क्या करेंगे उसको? ऐसा ही सोचना होता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हमारे हाथ से निकल जाती है जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है। जिसको गिना ही नहीं जा सकता है उसका आंसर भी क्या होगा? तो यहां से बात को शुरू करते हैं कि ह्यूमैनिटी एज ए होल के पास, मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं। क्यों जीना है, कैसे जीना है? तो व्यावहारिक रूप में पूछें तो दो ही प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसके लिए कंटेंट भी कुल मिला के इतना ही है, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। इतना ही काम है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का इतना ही काम है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की ताकत आदमी के पास नहीं। जब संसार क्या है मैं पूछता हूं तो क्वेश्चन कहां तक चला गया? ये सृष्टि कहां से बनी, ये सृष्टि कहां से आ गई, ये मैं कहां से आ गया, क्यों आ गया, इसका पर्पस क्या है। तो जब तक ये फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास नहीं है, जिंदगी तो नहीं चलेगी, खाना पीना चल सकता है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इसका उत्तर हमको मिल जाए तो बेसिकली करना क्या है में दो ही उत्तर मिलेंगे। पूरे संसार की यदि जीने के स्तर पे देखें तो दो ही समस्याएं हैं। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता हमारे अभी तक के सारे प्रयासों के बावजूद नहीं बनी है। ये योग्यता हमको एजुकेशन से मिल जाए। दूसरा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को तय कर सके, ऐसी योग्यता का विकास अभी तक हमारे पास नहीं है। अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बावजूद हमको ये योग्यता नहीं आती है कि मेरा परिवार या मैं दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकूं। ये दो चीज हमारे पास में मिसिंग है। ये दोनों चीजें आ जाएं तो हमारा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकता है। परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकता है तो मैं व्यावहारिक रूप में सोच सकता हूं कि मेरा मोहल्ला भी हो सकता है, फिर मेरा गांव भी हो सकता है, और ये देश भी हो सकता है, और ये विश्व भी हो सकता है। यदि अपनों के साथ जी पाने का विश्वास नहीं आया तो हमको कहां ये विश्वास आने वाला है कि विश्व में कुछ बेहतर हो सकता है।
और जब आदमी को कोई बड़े मूल्य उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई बड़ी मंजिल उपलब्ध नहीं होती है, फिर छोटी मंजिल में काम चलाना, फिर पद और पैसा और भोग और अधिकार और दूसरे को दबना और दबाना और अपनी सत्ता फैलाना, फिर हम बाय डिफॉल्ट वहां पहुंच जाते। तो ये दो काम करने लायक हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन दो हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें, असहमत होने का पूरा प्रयास करें। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या? किसके लिए जीना है? इस उम्र में ऐसे ही क्वेश्चन ख्याल आते हैं। तो किसके लिए जीना है के दो आंसर हैं। एक तो फिर किसके लिए जीना है मतलब क्यों जीना है, बेसिकली आप क्यों जीना ही पूछ रहे हैं। फिर किसके लिए जीना है, तो जिनके साथ अभी जी रहे हैं उनके साथ जी के कोई तृप्ति नहीं है, इसलिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। यही इतना ही हो सकता है। सर इस तरफ बोर्ड पे जो क्वेश्चन थे संसार और करना क्या है, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये वाला नहीं, ये इस सेंस में हो गया कि व्यवहारिक रूप में जब मैं पूछता हूं तो ये दो क्वेश्चन है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। इस दो क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए कंटेंट इतना है, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, उससे ये निकल के आ जाता है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। ये व्यवहारिक रूप में क्वेश्चन है कि वो कंटेंट की ओर इशारा करता है, ये हमारे जीने की ओर इशारा करता है। कंटेंट क्या है इन दो क्वेश्चंस के लिए? कंटेंट उतना है, ये संसार है, पूरी कायनात है, मैं हूं और मेरे पास सोचने की ताकत है। क्या करूं कि मैं दुखी ना हूं, क्या करूं मैं खुश रह सकूं, धीरे से। तो देखते सारा धर्म समाज अध्यात्म सब कुछ को करने के बाद में हमारी ये योग्यता नहीं बनी कि हम अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी सकें। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया। फाइनली सारी एजुकेशन और सब कुछ के बाद इस जगह में पहुंच गए कि यार आदमी के साथ नहीं जिया जा सकता, है ना। बच्चा चाहिए तो IVF से ले आओ, सब कुछ समाज में पूरा होता है, खाना वाना सब समाज में आता है। तो इसका मतलब है कि कह रहा हूं कि सारा हमारा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब पढ़ने के बाद क्या ये योग्यता आई कि हम अपने परिवार में अपनों के साथ शिकायत मुक्त होकर जी सकते हैं। तो हमको साइकोलॉजी पकड़ के अपना साइके समझ में आया, ऐसा नहीं हुआ। इतना ही हुआ कि MA साइकोलॉजी करके मैं एक जॉब ले लेता हूँ, वो भी मेरे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है। मेरे को अपना साइके समझ में आया और मैंने अपने परिवार के साइके को हैंडल किया, ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे लिए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस सब 2 रोटी कमाने का जुगाड़ है। उससे हमको पॉलिटिकल साइंस करके पॉलिटिक्स समझ में आ गई और हमने कोई इंटरवेंशन किया, समाज समझ में आ गया और हमने कोई इंटरवेंशन किया, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है, हमको अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने का योग्यता आ जाए कि हम मानव के साथ जी सकते हैं। ये अभी हमको मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया है कि मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया? हमको मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस है। इसलिए ऑटोमेशन पे हमारा सारा, ऑटोमेशन का बड़ा कारण भी यही यार, आदमी नाम के झंझट से बचो। ये कब हड़ताल कर देगा, कब ये काम करने से मना कर देगा। तो जितना मैकेनाइजेशन हो जाए उतना काम स्ट्रीमलाइन चलेगा। तो हम आदमी से नहीं निपट पा रहे, एक बात। दूसरी बात, अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बाद में मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं पड़ोसी से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर सकूं। ये योग्यता हमारी नहीं बन रही। तो मैं अपनी फिजिकल नीड्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, है ना। मैं अपने संबंध को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो जीने की जगह कहां बनेगी? तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर की हमको तलाश है। इसको एजुकेशन को एड्रेस करने की जरूरत है। हमारा मकान कैसा बनेगा ये हम डिसाइड करते हैं कि ये पड़ोसी का देख के डिसाइड हो रहा है? सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, क्यों यूज नहीं होता है? जब बनाने का समय आता है तो हमको लगता चाहिए कि हमारे मकान को पड़ोसी देख के बेहोश नहीं हुआ तो क्या मतलब? फिर वो कुछ और बनता है, हमारी आवश्यकता के अनुसार बनता है कि कुछ और बनता है। हमारा घर कैसा है, सामने वाला आके देख के इंप्रेस हो कि वो हमारे रहने के लिए ज्यादा हो। तो ये बहुत सारी चीजों को अपन देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसका प्रभाव कितना है और अपनी आवश्यकता का प्रभाव कितना है, दोनों को हम जांच सकते हैं। तो 2 दिन में हमने ये समझने की कोशिश की है कि जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग चीजें हैं। और बेसिकली जो चर्चा में ब्रॉडली निकल के आया, वो निकल के आया कि अभी तक जिसको हम अच्छे मानव को बोलते हैं बेसिकली वो संवेदनशील लोग हैं। लेकिन संवेदनशील होने के बावजूद भी जो मेरे भाव और विचार की जर्नी है उसमें जो एक स्टेबिलिटी है और उसमें जो संबंध में जीने की क्वालिटी है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया। तो इसका मतलब है कि सारी एजुकेशन होने के बावजूद भी जो आदमी के साथ जीने का कॉन्फिडेंस है ये हमको नहीं आ रहा है। शादी करने को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। हमारे समय में शादी करना बाय डिफॉल्ट था कि एक एज आने के बाद शादी करते ही हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ, उस बीच में से कोई सन्यासी निकल गया वो अलग बात है। तो हमारे समय में क्वेश्चन ही नहीं था।
अभी जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़े हैं, एक लॉजिकल थिंकिंग, साइंस एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की बात आई है, तो लोगों में कम से कम क्वेश्चन खड़े करने की ताकत आई। तो क्वेश्चन खड़ा करना शुरू किया और वो गलत क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि शादी करना क्यों है, इसका पर्पस क्या है। लेकिन शादी करने के साथ जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं वो तो दिखाई दे रही हैं, इसकी कोई अच्छाई दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई दे रही। तो मासेस में ये पर्कुलेट हो रहा है कि शादी करने का कोई बहुत मीनिंग नजर आ नहीं रहा है। यदि शादी करने का मीनिंग नजर नहीं आ रहा है और ये फिर लगता है यार नहीं भी करके क्या करूंगा, फिर ये कर भी लेता है, तो शादी कैसी चलेगी ये आप समझ सकते हैं। तो पुराने लोगों को भी शादी क्यों किया उनको भी पता नहीं है, बाय डिफॉल्ट कर लिया। अब नए लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि शादी किया क्यों जाए, क्वेश्चन आंसर उनके पास भी नहीं है। यदि हमारे पास शादी करने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, कोई यूनिवर्सल रीजन नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं, हम नौकरी करते हैं, उससे पैसा आता है, उससे हमारा घर चलता है, हमको क्लियर रिलेशन दिखाई देता है, और पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ये हमको क्लियर रिलेशन दिखाई देता है। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फिजिकल इमोशनल नीड्स समाज में पूरी होती है, बच्चा चाहिए तो आईवीएफ से ले आऊंगा, बाकी तो मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी और मेरी जॉब और मेरी दुनिया और मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्रीडम में गिरवी रखना नहीं चाहता हूं। ये बहुत कॉमनली, तो इन सारी चीजों के आंसर हम एजुकेशन में एड्रेस करें कि नहीं एड्रेस करें, तो मानसिकता को कैसे हम पर्कुलेट करा पाएं। तो पिछले 2 दिन में हमने डिफरेंशिएट किया है कि हाँ, जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग चीजें हैं, और जीने को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के साथ जीना होता है कि प्रॉब्लम के साथ जीना होता है, तो फाइनली सॉल्यूशन के साथ ही जीना होता है। फिर हम पूछते हैं कि आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, भाषा में यही आता है कि अनंत प्रश्न है। फिर हम बोर्ड पे कहते हैं कि देखो 2 ही क्वेश्चन है, अब तीसरा जोड़ के दिखाओ। तो हमने लिखा कि पूरी ह्यूमैनिटी एज ए होल के पास क्वेश्चन 2 ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। इनका कोई प्रैक्टिसेबल आंसर हमारे पास नहीं है, तो हमारी जिंदगी में अनंत प्रश्नों की झड़ी हमको दिखाई देती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा कोई क्वेश्चन है क्या।